दर्शकों, हाथरस अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि पिछले 5 सालों में एक ऐसा वुंड बन चुका है जो कभी पॉलिटिक्स के बयान से, कभी कोर्ट के ऑर्डर से और कभी उन लोगों की जिंदगी से ओपन हो जाता है जो उस केस के दोनों तरफ खड़े रहे। इस केस में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का। आपको याद होगा कि सितंबर 2020 में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद रात के अंधेरे में पुलिस द्वारा बिना परिवार की रजामंदी के अंतिम संस्कार करने के एक्ट ने पूरे देश को हिला दिया था। कास्ट, पावर, पुलिसिंग और जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठे। पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी ने इस केस को दलित जस्टिस का सिंबल बना दिया। इसी सिलसिले में राहुल गांधी का हाथरस जाना और विक्टिम के परिवार के साथ खड़े होने का दावा करना कांग्रेस की पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। लेकिन अब यही मूव राहुल गांधी के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया है। मल्टीपल ट्रायल्स के बीच एक और मामला अब राहुल गांधी के लिए हाथरस के एमपी एमएलए कोर्ट में तैयार खड़ा है, जहां हाल ही में एक ऑर्डर भी पास किया गया। क्या ये ऑर्डर राहुल गांधी को चार्जेस में गिल्टी ठहराता है या फिर एक और केस उनकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा? दर्शकों, दिसंबर 2024 में जब राहुल गांधी ने हाथरस जाकर विक्टिम के परिवार से मुलाकात की और उसका वीडियो शेयर किया, तब उन्होंने बीजेपी सरकार पर अपना निशाना साधते हुए कहा था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट समथिंग एल्स इज हैपनिंग इन हाथरस वेयर द एक्यूज्ड आर रोमिंग फ्री एंड द विक्टिम्स फैमिली इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। उनका यह बयान ही उनके अगेंस्ट अब एक डेफेमेशन केस का सेंटर बन चुका है। राहुल गांधी ने आगे कहा था, एट 2:30 AM the same night, without the consent of the woman's family, the Uttar Pradesh police forcefully cremated her body after a long phase of destroying evidence and misleading the judiciary. Today, 4 years later, the accused are roaming free in the same village and the victim's family is held hostage, still waiting for justice. यहीं से कानूनी और राजनीतिक लाइन एक दूसरे में उलझ जाती है, क्योंकि जिस समय राहुल गांधी ने accused are roaming free कहा, उस वक्त रेप चार्जेस में 3 लोग एक्विटेड हो चुके थे। तीनों एक्विटेड व्यक्तियों के वकील मुन्ना सिंह पुदीर का कहना है कि ये बात उनके क्लाइंट को डिफेम करती है, क्योंकि उन्हें कोर्ट ने दोषी नहीं माना। उनका ये भी आरोप है कि पहले सिर्फ संदीप नाम के एक व्यक्ति को केस में डायरेक्टली नामजद किया गया था और बाकी तीनों को कंप्लेनेंट के परिवार के दबाव में जोड़ा गया। एडवोकेट पुदीर के मुताबिक उनके क्लाइंट्स ने 2 साल आधे से ज्यादा जेल में बिताया और जब उन्हें एक्विटल मिली तब भी पब्लिक डिस्कोर्स में उन्हें एक्यूज्ड कहकर रेफर किया जाता है। इसी के चलते इन 3 लोगों यानी कि रवि, राम कुमार अलियास रामू एंड लवकुश का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से पब्लिक नैरेटिव में दोषी के रूप में पेश किया गया, जबकि कानूनी तौर पर उनका नाम रेप के आरोप से साफ हो चुका है। कंप्लेंट के मुताबिक राहुल गांधी ने ऐसे रिमार्क्स किए जिससे 3 एक्विटेड व्यक्तियों की छवि खराब हुई, जबकि वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और लगभग 2 साल आधे लंबे ट्रायल के बाद रेप चार्जेस से बरी हो चुके थे। दर्शकों, मामले की सुनवाई अभी हाल ही में हुई है। हाथरस के एमपी एमएलए कोर्ट के जज दीपक नाथ सरस्वती ने इस मामले में पहले ही सर्कल ऑफिसर से इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी थी, जो सोमवार को कोर्ट के सामने पेश की गई। तीनों एक्विटेड व्यक्तियों के वकील मुन्ना सिंह पुदीर के मुताबिक, based on the report, the court has issued a notice to Rahul Gandhi, giving him an opportunity to file his objections in the matter. उन्होंने ये भी बताया है कि कोर्ट ने 7 फरवरी 2026 की अगली तारीख फिक्स की है। जी हाँ व्यूअर्स, हाथरस कोर्ट ने अब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक डेफेमेशन कंप्लेंट पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है उस शिकायत पर जो उन 3 पुरुषों ने दाखिल की है, जो सितंबर 2020 के हाथरस गैंगरेप केस में रेप चार्जेस से एक्विट हो चुके हैं। और जैसा कि हमने कहा कि अगली सुनवाई 7 फरवरी 2026 को तय की गई है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी क्या जवाब देंगे, बल्कि ये भी है कि जस्टिस, स्पीच, पॉलिटिक्स और रेपुटेशन के बीच की ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है। इस मामले में एक और पहलू भी है, स्पीच और अकाउंटेबिलिटी का। राहुल गांधी एक पब्लिक फिगर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उनके शब्दों का पॉलिटिकल और सोशल पर असर होता है। जब वो किसी केस पर बोलते हैं तो उनका बयान सिर्फ पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं रहता, बल्कि वो लोगों की पर्सनल रेपुटेशन को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए डेफेमेशन लॉ का इस्तेमाल ऐसे केसेस में होता है जहां कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया हो। एडवोकेट पुदीर ने बताया है कि राहुल गांधी को पहले भी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ही डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल की गई। साथ ही राहुल गांधी को रुपीस 1.5 करोड़ के डैमेजेस का लीगल नोटिस भी दिया गया है, यानी कि रुपीस 50 लाख हर एक एक्विटेड युवा के लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी का नैरेटिव ये कह रहा है कि हाथरस के विक्टिम के परिवार को अब भी जस्टिस नहीं मिला। उन्होंने बार बार कहा है कि यूपी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। उनके शब्द हैं that neither have they been given a government job nor has the promise of shifting them to another place fulfilled. उन्होंने ये भी कहा था that in this labyrinth of casteism and power it has become impossible for Dalits to even hope for justice. इस पूरे विवाद का सबसे मुश्किल पहलू ये है कि यहाँ 2 तरह से दर्द आमने सामने आ जाते हैं।
हैं। एक तरफ विक्टिम का परिवार है जो आज भी कहता है कि उन्हें जस्टिस नहीं मिला, उन्हें गाँव में खुलकर जीने नहीं दिया जा रहा और उनके साथ हाउस अरेस्ट जैसा व्यवहार हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा था, द फैमिली ऑफ हथरस विक्टिम वाज प्रॉमिस्ड बाय यूपी's बीजेपी गवर्नमेंट दैट अ गवर्नमेंट जॉब व्हिच वाज नॉट गिवन, फास्ट ट्रैक कोर्ट जस्टिस स्टिल पेंडिंग एंड सेफ रिलोकेशन, हाउस अरेस्ट। दूसरी तरफ वो 3 युवा हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती साल जेल में बिता दिए और जब कोर्ट ने उन्हें रेप चार्जेस से बरी किया तब भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और पब्लिक डिस्कोर्स में उन्हें दोषी के रूप में पेश किया जाता रहा। कोर्ट के लिए ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि हथरस केस की सच्चाई क्या है, बल्कि ये भी है कि एक पब्लिक लीडर की जुबान कहाँ तक प्रोटेक्टेड स्पीच है और कहाँ से वो किसी व्यक्ति के हक इज्जत को नुकसान पहुँचाती है। MP MLA कोर्ट का नोटिस इस बात का संकेत है कि जुडिशरी इस बात को गंभीरता से देख रही है। राहुल गांधी को अब कानूनी तौर पर अपनी बात रखनी होगी, या तो ये बताना होगा कि उनका बयान फैक्ट्स और पब्लिक इंटरेस्ट के दायरे में था, या फिर ये एक्सप्लेन करना होगा कि उनका मकसद किसी व्यक्ति को डिफेम करना नहीं था। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये केस राहुल गांधी के लिए नया नहीं है। उनके खिलाफ पहले भी कई सारे डेफेमेशन केसेस फाइल हो चुके हैं, जिसमें सावरकर से लेकर दूसरे राजनीतिक बयान शामिल रहे हैं। हथरस मामला लेकिन ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये कास्ट वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट और स्टेट पावर जैसे मुद्दों से जुड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि पब्लिक परसेप्शन में भी चल रही है। बीजेपी के लिए ये मौका है ये कहने का कि राहुल गांधी बिना फैक्ट्स के आरोप लगाते हैं, जबकि कांग्रेस के लिए ये एक और उदाहरण है उस बात का जहां वो दलित जस्टिस के मुद्दे पर आवाज उठाते हुए कानूनी मुश्किल में फंस जाते हैं। अंत में ये केस शायद सिर्फ राहुल गांधी के जवाब तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या एक्विटल के बाद भी किसी को एक्यूज्ड कहना डेफेमेशन है, जबकि ब्रॉडर इनजस्टिस का नैरेटिव अब भी जिंदा हो? क्या पॉलिटिकल लीडर्स को मॉरल कमेंट्री का अधिकार है, चाहे उससे किसी व्यक्ति को पर्सनल नुकसान ही क्यों ना हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हथरस की विक्टिम के परिवार और एक्विटेड युवा दोनों को एक ही सिस्टम से जस्टिस मिल पाएगा? 7 फरवरी 2026 को जब राहुल गांधी का जवाब कोर्ट के सामने आएगा तब शायद कानूनी तौर पर कुछ सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन हथरस के नाम से जुड़ी बेचैनी, गुस्सा और असुविधा शायद अब भी जिंदा रहेगी। ये केस एक बार फिर ये याद दिलाता है कि इंडिया में जस्टिस सिर्फ वर्डिक्ट से नहीं बल्कि उसके बाद के सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार से भी नापा जाता है। आपका इस न्यू लीगल अपडेट पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग।